कैसे बच्चों, वेलकम बैक टू विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे पार्ट बी से, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सोर्स बुक रहेगी हमारी डीके गोयल। इफ यू हैव यू कैन ओपन इट, अदरवाइज यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि वेरियस फिगर्स, जिसमें कि वेरियस फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। दैट बेस कैन बी एनीथिंग। इन जनरल अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टू बी टेकन एज बेस एंड द परसेंटेज इज टू बी कंसिडर्ड एज 100%। और जितने भी दूसरे फिगर्स होते हैं उनको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में जो है परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यदि हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसमें टोटल एसेट्स जो है वो 100 ली जाती हैं, या टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 100 मानी जाती हैं, और ऑल द एसेट्स वर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, टोटल ऑफ द एसेट्स एज वेल एज टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज। इस प्रकार के एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस के नाम से जानते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें हम एक साल के डाटा को बेसिकली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम बेसिकली एब्सोल्यूट फिगर्स को लेते हैं जो कि हमें गिवन होते हैं इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L और द बैलेंस शीट फॉर 2 और मोर सक्सेसिव पीरियड्स। 2 या 2 से ज्यादा पीरियड्स के लिए भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हैं, एक साल के लिए भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, और हमारा दूसरा जो इसमें एलिमेंट होता है वो होता है परसेंटेज टू कॉमन बेस। नॉर्मली जो फिगर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं इज टेकन एज द बेस फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स, एंड द टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटीज और लायबिलिटी साइड्स आर टेकन एज अ बेस फॉर द बैलेंस शीट आइटम्स। तो हम बेसिकली करते क्या है कि इसका जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है उस फॉर्मेट के अंदर जो एक साल या एक से ज्यादा साल की डाटा हम लेकर चलते हैं उनमें जितने भी पार्टिकुलर आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को, उन्हीं आइटम में से किसी एक आइटम को बेस मानकर परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को स्टेटमेंट ऑफ P&L में और टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटीज और लायबिलिटी साइड के टोटल को फॉर द बैलेंस शीट आइटम्स के लिए क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। और जिसको हम बेस मानते हैं दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज 100%, उसको हम 100% कंसिडर करके चलते हैं। Now, what is the purpose or utility of common size statement? Purpose और utility of common size statements क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, बेसिकली क्यों हम इनको बनाते हैं? तो there are basically 3 main purposes for which we are preparing the common size statement. First one is to present the change in various items in relation to revenue from operations, total assets और total liabilities. इनको हम लोग क्या करके चलते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जो अलग अलग आइटम्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ P&L के, उनको या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में या टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में क्या करते हैं, परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। ये एक प्रकार से जो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी जो ड्रॉबैक है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो जो है हर एक आइटम को प्रेजेंट नहीं कर पाती परसेंटेज में, वो केवल चेंजेस को दिखाती है आइटम टू आइटम। लेकिन हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हर एक आइटम को रिगार्डिंग टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज के कंटेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, इंट्रा कंपैरिजन और इंटर कंपैरिजन। इस प्रकार का कंपैरिजन हमारे सामने हम इजीली कर सकें। इंट्रा मतलब हम एक ही फर्म के 2 ईयर के डाटाज को आपस में कंपेयर कर सकें। इंटर मतलब अपनी फर्म के डाटाज को दूसरी फर्म के डाटा के साथ क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। सेकंड है टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में,
Over a period, a relationship is established between various items of statement of P&L to the revenue from operations and various items of balance sheet to the total of assets or total of equities and liabilities. Significant conclusion can be drawn by studying the change in such a relation. For example, if over the years it is established that cost of material consumed constitute 40% of revenue from operations, an increase in the percentage will need immediate attention. मान लीजिए लगातार हमारे कई सालों से जो मेटेरियल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड उसको हम देखते हैं कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 40% है। दिस मीन्स कि अगर 100% हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और 40% कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड है तो हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 60% है। हम ऐसा मानते हैं ग्रोस प्रॉफिट क्या है वो 60% है। और किसी कारणवश यदि इसमें 40% से बढ़ोतरी होकर 50% हो जाए तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा 10% से घट जाएगा। एक प्रकार से मतलब 10% इन टोटल में घट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक रिलेशन बताता है जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के आइटम है, उनका पार्टिकुलरली टोटल के साथ, ताकि टोटल इन द केस ऑफ बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ताकि हम एक फ्रूटफुल एक जो है वैलिड डिसीजन वैलिड जो है ना डिसीजन ले सके फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द बिजनेस, फॉर फर्दर जो बिजनेस को चलाने के लिए कि भाई हमें बिजनेस को क्या करना चाहिए कि इस आइटम की लागत क्यों बढ़ रही है इसके बारे में हम जान सकें, या हमारे इसकी घटने से हमें क्या बेनिफिट होगा इस बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। टू प्रोवाइड फॉर ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, और ये क्या करता है कॉमन बेस प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट फर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म कॉमन साइज फॉर्मेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। जैसे कि मान लीजिए फर्म ए है, फर्म ए और फर्म बी, दो फर्म है। फर्म ए में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेते हैं 10 लाख रुपए का है और फर्म बी में मान लेते हैं 2 लाख रुपए का है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो बाकी के एलिमेंट्स गिवन है दोनों के अंदर, उनको यदि हम इनके परसेंटेज में प्रेजेंट करेंगे तो परसेंटेज जो होगी वो आउट ऑफ 100 कंसिडर की जाती है। तो उनके आधार पर ये इजिली कंपेयर किया जा सकता है कि फर्म ए अच्छी है या फर्म बी अच्छी है। तो ये कहना चाहता है कॉमन बेस दे देता है कंपैरिजन के लिए। हेंस दे facilitate the comparison of profitability and financial position of two or more businesses over a period of time। तो दो या दो ज्यादा फर्म के बिजनेसेस को आपस में कंपेयर करने में भी हमारी मदद करता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाता है, क्या बनाने का तरीका है। अगर हम बात करते हैं इसके मीनिंग की तो मीनिंग इज द सेम जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है is a statement in which total of assets or equities or liabilities is assumed to be 100 and all the figures are expressed as percentage of total of the equities or asset side. In other words, each asset is expressed as percentage to total assets and each item of equities and liability side is expressed as percentage of total equities and liabilities. It means कि अगर मान लीजिए आपके पास ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको गिवन है किस तरीके से फिगर्स गिवन होते हैं आपको। मान लेते हैं मैं एक साल का फिगर लेके चलता हूँ, ये करंट ईयर मैंने सपोज अज्यूम कर लिया और मेरे पास यहाँ लिखा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर मुझे दे रखी है शेयर कैपिटल। सपोज शेयर कैपिटल में मेरे पास अमाउंट आ गई यहाँ पर 2 लाख रुपए और नीचे बैलेंस शीट का टोटल इक्विटी लायबिलिटी साइड का टोटल मुझे दे दिया 10 लाख रुपए। तो ये 2 लाख इस 10 लाख का कितने परसेंट है इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूं जो कि क्या बनेगा 20% बनेगा। तो इस तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूं और जो जिसको मैंने बेस माना है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 100%, वो 100% के इक्वल माना जाएगा। तो 100 में से यानी कि टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो कैपिटल लगी है खुद का पैसा या उधार का पैसा, उन दोनों के अंदर में से जो खुद का पैसा है वो 20% लगा है और बाकी इसका मतलब 80% क्या है उधार का पैसा लगा है। या तो वो शॉर्ट टर्म जो है ना सोर्सेज से लिया गया है या वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया गया है। तो इस तरीके का मतलब हम परसेंटेज इसमें प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, इस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। डिटेल में हम आगे चलेंगे फिर बढ़ेंगे, एक फॉर्मेट भी चेक करेंगे किस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट की यूटिलिटी क्या है? टू एनालाइज चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। ये इसका सबसे पहला मुख्य
पर्पज है कि हम इसमें चेंजेस का पता लगाते हैं आइटम टू आइटम, हर एक आइटम में इन द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। टू एस्टेब्लिश द ट्रेंड इन वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और ट्रेंड्स देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए शेयर कैपिटल है वो हर साल कितनी इंक्रीज हो रही है या वो कितनी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटीज हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज हैं उनमें क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ रहा है, या करंट एसेट्स हैं कैसे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, नॉन करंट एसेट्स हैं बढ़ रही है कि घट रही है, इनके बारे में हम यहाँ पर अंदाजा या एस्टिमेशन लगाते हैं। टू जज द रिलेटिवली फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री बाय प्रिपेयरिंग देयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स। तो किसी भी पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन की या डिफरेंट एंटरप्राइजेस की साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस का अगर हमें जजमेंट करना है तो हम उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स की। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फर्म जो है पहले ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी या अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस में क्या चेंजेस आए हैं। मान लेते हैं हम 1 साल 2 साल 3 साल के डाटा के अकॉर्डिंगली हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहते हैं, तो इजीली हम कॉमन साइज स्टेटमेंट से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हुई है या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज हुई है या कॉन्स्टेंटली उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी, कोई चेंज इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आया। फॉर्म ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट में अगर देखें तो बेसिकली इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं। 5 कॉलम से पहला कॉलम हमारा होता है आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट का, जिसको हम पार्टिकुलर्स बोलते हैं। सेकंड कॉलम होता है हमारा एसेट्स, डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। एंड थर्ड आइटम हमारा करंट ईयर के लिए हम मेंटेन कर लेते हैं, 2 साल के लिए लेकर अगर इसको मेंटेन कर रहे हैं तो, नहीं तो 1 साल के डाटा हमें नॉर्मली मिल देंगे। फोर्थ कॉलम में हम लोग प्रीवियस ईयर की परसेंटेज को प्रेजेंट करते हैं, और फिफ्थ कॉलम में हम लोग जो अपनी करंट ईयर की परसेंटेज को प्रेजेंट करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटीज और लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। ये हमारे पास फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट है। इस फॉर्मेट को आप देखें जो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट ये बनाई जाती है 31 मार्च 19 और 20 के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पहला कॉलम हमने रखा पार्टिकुलर्स का, दूसरा हमारा ये नोट नंबर है, तीसरा हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट है जिसमें प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में, और फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल में हमें प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पहले करंट ईयर बाद में। ये एब्सोल्यूट फिगर है तो रुपीज में आ जाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो हम इनको परसेंटेज में प्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट अस चेक कि पहला एलिमेंट क्या है पार्टिकुलर साइड में। अगर हम पहले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हमारे पास पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ गिवन होता है इसमें 2 बेसिक पॉइंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जहां हमें शेयर कैपिटल मिलेगी प्रीवियस ईयर की या करंट ईयर की, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर करंट ईयर। फिर इनकी जो परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है हम बेस लेकर चलते हैं, बेस टोटल या तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज होगा या टोटल एसेट्स होगा। तो पूरी बैलेंस शीट के आइटम्स को एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलते हैं किस प्रकार से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज है मेरे पास, उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। ऐसे करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है, एस्टोस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो इन सब का हमारे पास जो है ये यहाँ टोटल आ जाएगा। ये टोटल जो भी अमाउंट आएगी दोनों कंडीशन में, जो भी टोटल अमाउंट बनती है उस टोटल को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे 100% के इक्वल। कैसे आएगा 100 सर? तो ये 100 इस तरीके से आएगा कि ये जो अमाउंट है मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, क्योंकि इसी को मैंने बेस माना तो बटे में भी कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा इंटू 100। तो 5 लाख से 5 लाख कट जाएगा इंटू 100% हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही एसेट साइड में हम देखेंगे, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स होती हैं, और फिक्स एसेट्स में हम 2 प्रकार के एसेट्स को कंसीडर करके चलते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम लोग पढ़ लेते हैं सिट्सो, सीआईटी, सीएसओ, सीएसओ। तो सी का मतलब क्या होता है हमारा, सी का मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई का मतलब क्या होता है,
इन्वेंट्रीज, सी का मतलब क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब क्या है कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स, और हमारे पास जो है एस का मतलब क्या है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ का मतलब क्या है अदर करंट एसेट्स। तो ये 6 जो है हमारी पास हेडिंग्स होती हैं, इन 6 हेडिंग्स को हम लेके चलते हैं और टोटल हमारे पास आ जाता है ये अमाउंट एक्स, और इसको भी हम क्या मान लेते हैं बेस मान लेते हैं फॉर द एसेट साइड एलिमेंट्स, इसको 100 रख देते हैं और इनको प्रेजेंट करते हैं इनके रिस्पेक्ट में। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं छोटा सा एग्जांपल, और हम कन्वर्ट करके देखते हैं इस एग्जांपल को बनाकर देखते हैं सी कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो हमारे पास क्या क्या आइटम्स दिए हैं, फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लास लिमिटेड, पार्टिकुलर्स दिए हैं हमें 31 मार्च 2020 के और 31 मार्च 2019 के, इन लैक्स फिगर दिया हुआ है, और आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये हमारे को इसमें एलिमेंट गिवन है। अब देखिए ये जो इक्विटीज एंड प्रेफरेंस शेयर है दीज आर द पार्ट ऑफ आवर शेयर होल्डर्स फंड, इनको हम शेयर होल्डर फंड में कंसीडर करते हैं, तो इनके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे, नोट्स टू अकाउंट, और दोनों को टोटल करके इसमें शो कर देंगे क्या शेयर कैपिटल। दूसरा हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी इसी का पार्ट होता है, तो इसको भी हम इसमें दिखा देंगे रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। फिर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज एक सेपरेट हेडिंग होती है मेजर हेडिंग, और उसमें कोई अलग से एलिमेंट दिया नहीं तो उसको एज इट इज यूज कर लेंगे, ऐसे ही हमारी करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी, और इन सबको हम क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा टोटल ऑफ लायबिलिटीज। दूसरी तरफ हमारे पास नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, एक मेजर हेडिंग होती है, और करंट एसेट्स क्या होती है मेजर हेडिंग होती है, इन दोनों का भी हम क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, और टोटल को क्या मान लेंगे बेस मान लेंगे। तो आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट को, और फॉर्मेट में अकॉर्डिंगली अमाउंट रखते हैं। हमारे पास इक्विटीज है 14 लाख रुपए की, ध्यान रखिएगा फॉर्मेट में पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा। तो ये कुछ फॉर्मेट हमने इसका जो है ना एडवांस में ड्रॉ कर रखा है, इस फॉर्मेट में हम यहाँ पर लिख लेंगे। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिखा रखा है हमने, तो इसके साथ हम क्या बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ कैपिटल 14 प्लस 4 18 लाख, 14 प्लस 4 18 लाख, यानी 18 लाख रुपए की हमारे पास क्या है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो 18 लाख रुपए के साथ हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। 18 लाख रुपए हमारे 2018 में है, और 18 लाख रुपए हमारे पास 2020 में है फिगर, राइट। ये हम कहाँ लिख देंगे शेयर कैपिटल में लिख देंगे, इसको हम शेयर कैपिटल में लेकर चल पड़ेंगे, तो उसको आप जो है यहाँ लिखें नीचे नोट नंबर के सामने 18 लाख रुपए और 18 लाख रुपए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देखिए कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो हमारे पास 5 लाख और 4 लाख है, 19 का 4 लाख और 20 का 5 लाख, तो 19 का 4 और 20 का 5, यहाँ पर आप लिख लें 19 का 4 लाख और 20 का 5 लाख रुपए। फिर हमारे पास देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 14 लाख 14 लाख 14 लाख 14 लाख रुपए, तो हम इसको लिख लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज को 14 लाख रुपए यहाँ पर और 14 लाख रुपए यहाँ पर, और करंट लायबिलिटीज मेरे को गिवन है 6 लाख और 7 लाख। देखिए करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है 6 लाख रुपए 19 में और 7 लाख रुपए 20 में, तो इनको हम यहाँ पर लेकर चल पड़ेंगे। लिख लिया हमने, इनका टोटल करते हैं कितना आया 14 और 6 20 और 4 24 और 10 34 34 और 8 42 42 लाख रुपए, तो 42 लाख रुपए का इसका टोटल आ गया। 14 और 7 21 21 और 5 26 14 7 21 और 5 26 26 और 10 36 और 8 44 44 लाख रुपए हमारा ये टोटल आ गया। ऐसे ही हम एसेट साइड में लिख लेंगे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की वैल्यू, ये दी है हमें नॉन करंट एसेट्स में 28 लाख और 30 लाख, और नीचे है 14 लाख रुपए, तो 28 लाख और ये है हमारे पास 30 लाख, और नीचे है 14 लाख रुपए और 14 लाख रुपए। अगर ये नहीं भी हो तो भी हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए मिसिंग फिगर के तौर पे, क्योंकि बैलेंस शीट का जो 19 का टोटल है वो 42 लाख है और जो 20 का टोटल है वो 44 लाख है। ये 30 है तो 14 बच जाएगा, ये 42 में से 28 गए तो ये 14 बच जाएंगे, टोटल आ जाएगा हमारे पास 42 लाख रुपए इसका भी
और 42 लाख रुपए 44 लाख रुपए इसका। तो इस तरीके से हम इन फिगर्स को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। अब इनका अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 1 बाय 1 परसेंटेज देखते हैं कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो हमने माना था कि इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में जो टोटल दे रखा है उसको तो हम क्या मान लेंगे बेस, और दैट विल बी कंसिडर्ड एज 100%। तो उसको हम 100% के तौर पे कंसिडर करेंगे। 100% मानते हुए अब ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनको हम प्रेजेंट करेंगे इनके परसेंटेज में। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज? ईच एलिमेंट डिवाइडिंग बाय बेस। तो ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी हमारे पास? 18 डिवाइडिंग बाय 42। 42 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 परसेंटेज के लिए। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जो परसेंटेज आएगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये परसेंटेज नियर अबाउट हमारी देखिए कितनी बनती है। ये बनती है 3 6 18, और ये हो गया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 तिया 6 और 2 सते 14। 300 को 7 से भाग करते हो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 28 2 14, 6 7 8 56, और करीब करीब मेरे पास बच गए 4 7 पंजे 35, 49.85% आ जाएगा। ऐसे ही हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 18 बाय 44, और 44 इंटू यहाँ पर कर देंगे 100, और इसकी परसेंटेज हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे। आपने ये जो वर्किंग कैलकुलेशन का काम करना है दैट इज टू बी शोन एट द फुट नोट। यहाँ पर आप एज ए वर्किंग नोट के तौर पर इसको दिखाएंगे, वर्किंग नोट। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। एक दो एलिमेंट का आप परसेंटेज निकाल कर दिखाइए, उसके बाद आप बेसिस लिख सकते हैं सो ऑन। यानी इसी तरीके से एक परसेंटेज कैलकुलेट की जाएंगी सभी आइटम्स की। 4/42, 14/42, 6/42, 5/42, 14/42, 7/42। ऐसे ही हम एक्सरसाइज में कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। टोटल 100 मानने के बाद हम एक की परसेंटेज निकाल लें। 28/42 गुना 100 और 30/42 गुना 100। जो इनकी परसेंटेज आएगी उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो इनकी परसेंटेज भी आ जाएगी, या फिर इनकी परसेंटेज आप निकाल लें 14/42 और 14/44। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में यदि हम बात करें तो इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो मीनिंग क्या है? ए कॉमन साइज स्टेटमेंट of profit and loss is a statement in which the figures of revenue from operation is to be assumed as 100 and all the other figures are expressed as percentage of revenue from operations। बाकी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? revenue from operations में प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के फॉर्मेट में। इनके पर्पज क्या है, क्या यूटिलिटी है? ये भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किनके बीच में? डिफरेंट आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच में। एंड एनालाइज करता है चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स। जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के, उनमें क्या चेंज आया, वो इंक्रीज हुए या वो डिक्रीज हुए, इनके बारे में ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तीसरा, हम इसके आधार पर जज कर सकते हैं कि फर्म की एफिशिएंसी ऑफ क्या है, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है कॉस्ट आइटम्स की ऑफ 2 और मोर लाइंस बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। यानी एक ही प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर जो दो फर्में काम कर रही हैं तो उनके फैक्टर्स को, उनके कॉस्ट कंपोनेंट्स को इजीली क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉर्म ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्म ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास जो है 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम हमारा होता है आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का। दूसरा कॉलम होता है डिफरेंट आइटम्स का, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड लॉस फॉर प्रीवियस ईयर के लिए। थर्ड कॉलम होता है अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L के आइटम, यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के आइटम्स को इसमें हम लेके चलते हैं। फोर्थ कॉलम हमारा होता है डिफरेंट आइटम्स को परसेंटेज में प्रेजेंट करना। करंट ईयर के पहले हम प्रीवियस ईयर के परसेंटेज को प्रेजेंट करते हैं, फिर हम करंट ईयर के आइटम्स को परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट को। फॉर्मेट जो है हमारा सेम उसी तरीके से बनेगा। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब है जो गिवन फिगर्स हैं, इसमें भी हम पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे फिर करंट ईयर लिखेंगे, और परसेंटेज पहले प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करेंगे फिर करंट ईयर की कैलकुलेट करेंगे। इसमें आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो हमने याद किया था एक वर्ड रोटी, ROTE,
ई, जिसमें कि हमने बात रखी थी आर स्टैंडिंग फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी, ओ स्टैंडिंग फॉर अदर इनकम, टी स्टैंडिंग फॉर टोटल रेवेन्यू एंड ई स्टैंडिंग फॉर एक्सपेंसेस। तो ये चार जो कॉलम है मेजर, इनके बाद इनमें जो सब हेडिंग्स हमने वो डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या सब हेडिंग्स यहाँ पर बनती हैं। तो सब हेडिंग्स है हमारे पास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि हम इसको बेस मानते हैं, तो इसकी परसेंटेज कितनी रहेगी हमारे पास 100% रहेगी। एट अदर इनकम, अदर इनकम जो भी हमें गिवन है लाइक DRIP हमने याद की थी, एक मैन्युफैक्चरिंग या नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए अदर इनकम में DRIP ड्रिप हम कंसिडर करते हैं। D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इनको हम अदर इनकम में लेके चलते हैं और उनको यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं टोटल रिवेन्यू। दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। और टोटल रिवेन्यू आने के बाद हमें परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, हम इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानते हैं और हर एक एलिमेंट जो बच गया उसको इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए का है और अदर इनकम 2 लाख रुपए की है, टोटल हो गए हमारे पास 12 लाख रुपए का रेवेन्यू। तो हम बेस जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मानते हैं, दैट इज 100%, और इसका अदर इनकम कितने परसेंट है, 20%। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, 120%। ये ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए हम करके देख लेंगे। एक्सपेंसेस में हमने याद किया था CPCEFDO, ये हमने वर्ड याद किए थे जिनके आधार पर हमने इनके पहले पहले नाम के अक्षर याद कर लिए थे ताकि खर्चों को हम इजिली लिख सकें। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, इन फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एंड नेक्स्ट वन है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास है फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इन सब को टोटल कर देते हैं, एक बन जाते हैं हमारे टोटल एक्सपेंस। और टोटल एक्सपेंस बनने के बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंस, और प्रॉफिट आने के बाद उसमें से घटाते हैं टैक्स, हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो हमने स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स को ड्रा कर लिया। अब मैंने परसेंटेज निकालना आपको बताया कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट इन द टोटल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको बेस मानकर हम बाकी एलिमेंट को परसेंटेज निकालते हैं। निकालने का तरीका यही है, अदर आइटम्स बटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आइए इसको भी समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास 2019 और 2020 के लिए डाटा दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख, 10 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 6,60,000, 6 लाख, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है 1,20,000, 1,20,000, अदर एक्सपेंसेस है 96,000 और 50,000। देखिए कैसे हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लिखें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख और 12 लाख रुपए, तो यहाँ तो हमारा आ गया 10 लाख रुपए और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 लाख रुपए। इनको हम क्या मान लेंगे, बेस। ये हो जाएगा 100% और ये भी हो जाएगा 100%। अब एक्सपेंसेस देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 6,60,000 और 6 लाख, दो है मेरे पास। तो 6 लाख तो है हमारे 19 के और 6,60,000 रुपए है हमारे 20 के। तो इनको अगर परसेंटेज में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, 6 लाख बटे 10 लाख गुना में 100, 6 लाख बटे 10 लाख गुना में 100, ये हमारी आ जाएगी परसेंटेज। कितनी आ गई, 60%। तो 60% के हिसाब से इसको कंसिडर करके चलेंगे, 0 से 0 कट जाएगी हमारी, हो जाएगा 60%। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.06 ओवर 12 इंटू 100, हमारे पास परसेंटेज निकल कर आ जाएगी किसकी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की। ऐसे ही हम एम्प्लॉइज बेनिफिट कितने दे रखे हैं जरा देखते हैं। ये दे रखे हैं हमें 1,20 इक्वल है, तो यहाँ लिख लेंगे 1,20,000 रुपए यानी कि 1.2, और यहाँ पे भी लिख देंगे 1.2,
तो आप कंप्लीट लिखें प्लीज। और 12/10 यानी 1.2/10, का परसेंटेज निकल जाएगा कितना, 1.2/10 इंटू में 100 तो 12% ये हमारा टोटल आ जाएगा इसका, और इसमें आ जाएगा 10%, राइट। अदर एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, देख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 96 और 50, तो ये 50 हैं 19 के, यानी कि 0.5, और ये है 60, 96, ये हो जाएंगे 0.96। इनको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे परसेंटेज में। और जो टोटल आएगा 12 और 6 18,50,000, और इधर आ जाएगा हमारे पास 12 और 6 18, 18 और 1 19,56,000, और इनकी परसेंटेज भी हम ऐसे निकालेंगे, ये एलिमेंट बटे ये इंटू 100, और ये एलिमेंट बटे ये इंटू 100। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन कॉमन साइज में बनाते हैं, और कॉमन साइज बैलेंस शीट पे करते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास रिगार्डिंग टू कॉमन साइज स्टेटमेंट। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जो है आप और भी ज़्यादा मटेरियल जो है ना 11th-12th क्लास से रिलेटेड पा सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स पा सकते हैं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने बिजनेस स्टडी की क्लासेस रिकॉर्ड करके डाली हुई है, इकोनॉमिक्स क्लासेस रिकॉर्ड करके डाली हुई है, उनको आप वहाँ से देखकर अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ इसमें मदद मिलेगी। साइड बाय साइड जैसे ही हमारी ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम 1 बाय 1 करके एक कंप्लीट सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे एनी ऑफ द ऑथर, लाइक डी.के. गोयल सर की बुक से, एस.सी. शर्मा सर की बुक से, या सुभाष दे सर की बुक से, किसी भी पार्टिकुलर ऑथर की एक बुक से जो सैंपल पेपर उठाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि एक पेपर को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।